वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्पेप्सिया के बारे में बात करेंगे। डिस्पेप्सिया एक्चुअली एक्यूट, क्रोनिक या फिर रिकरेंट डिस्कम्फर्ट है इन द अपर एब्डामेन। अपर एब्डामेन में डिस्कम्फर्ट या पेन हो किसी को, एक्यूट, इधर एक्यूट हो, क्रोनिक हो या फिर रिकरेंट हो, इसको हम डिस्पेप्सिया कहेंगे। इसके साथ नौजिया हो सकता है, पोस्ट प्रेंडियल एब्डामिनल फुलनेस हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट वॉमिटिंग की कंप्लेंट भी कर सकता है, वॉमिटिंग। सो नौजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल फुलनेस। इसके अलावा एपिगेस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशंस का भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, एपिगेस्ट्रिक बर्निंग। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फूड। अगर पेशेंट ओवर ईटिंग कर रहा है या फिर प्रॉपर से च्यूइंग नहीं कर रहा और रैपिडली खाने को इंगल्फ कर रहा है, या फिर फैट कंटेंट डाइट में ज़्यादा है, या फिर कॉफ़ी और अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, तो इससे डिस्पेप्सिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं, यानी पेशेंट जो है उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक काज आपको नहीं मिल रहा जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो। मिसलेनियस काजेज़ में डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और इंटेस्टाइनल वोल्वुलस या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी मिसलेनियस काजेज़ में से एक हैं। अगर हम बात करें जीआई ट्रैक्ट के काजेज़ की तो कार्सिनोमास हो सकते हैं। कार्सिनोमास फॉर एग्जांपल इसोफेगियल कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर, लेकिन ये 60 ईयर्स से पहले बहुत कम चांसेस हैं कि ये डिस्पेप्सिया के कॉजेज़ हों। इसके अलावा पेंक्रियाटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, लाइक क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस या फिर पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा। गाल ब्लैडर में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, या फिर अगर सीबीडी में स्टोन चला जाए तो भी आपको डिस्पेप्सिया वाले सिम्टम्स मिल सकते हैं। जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में एच पाइलोरी, यानी अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो भी आपको डिस्पेप्सिया वाले फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। सो दीज आर सम कॉजेज़ ऑफ डिस्पेप्सिया। अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट जो है एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, नौजिया, वॉमिटिंग, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस। मोस्टली पेशेंट को यही कंप्लेंट्स होंगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पेशेंट सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ या फिर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस या फिर मैरिटल डिस्कॉर्ड, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर फियर ऑफ सीरियस डिजीज़, इन चीज़ों के साथ पेशेंट की हिस्ट्री हो सकती है। अगर हम लेब्स की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज जो टेस्ट है वो है स्टूल एंटीजन फॉर एच पाइलोरी और यूरिया ब्रेथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फूड के बाद जो कॉमन काज है वो एच पाइलोरी या फिर हमारे पास जो एच पाइलोरी है ये बैक्टीरिया है। तो इसको अगर हम इरेडिकेट करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर डिस्पेप्सिया वाला पेशेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है 60 ईयर्स से ऊपर एज है उसकी, तो हमने सीबीसी करनी है ताकि अनीमिया को रूल आउट करें, एलएफटीज़ कर लेने हैं ताकि हेपेटाइटिस वगैरह को हम रूल आउट कर सकें, सीरम कैल्शियम, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एंडोस्कोपी, स्टूल इलास्टेस ताकि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस को हम रूल आउट कर सकें, स्टूल फैट कंटेंट ताकि मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स लाइक सीलिएक डिजीज़, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, ये सारे हम रूल आउट कर सकें। जार्डियासिस भी एक काज हो सकता है, तो जार्डिया एंटीजन हमने करा देना है, और अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन पेल्विस और सीटी एब्डोमेन पेल्विस अगर कोई ऐसी इंडिकेशन है तो हमने कर लेना है। अलार्म फीचर्स क्या हैं इसमें? अगर वेट बंदे का कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, या फिर अनीमिक है, या फिर प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया, तो ये अलार्म फीचर्स हैं। इसमें आपने जो है पेशेंट की फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करा के अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। स्पेशली अगर 60 ईयर्स से ऊपर पेशेंट है तो आपने एंडोस्कोपी वगैरह भी करनी है, क्योंकि उसमें सीएस के साथ, कैंसर्स के साथ उसकी एसोसिएशन हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर एच पाइलोरी आ गया तो आपने एच पाइलोरी की इरेडिकेशन करनी है। एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरापी में आप डिफरेंट रेजिम्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेरेथ्रोमाइसिन
प्लस PPI, ये हमने 14 डेज़ के लिए यूज़ करना है। तो इससे एच पाइलोरी एरेडिकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाती है। दूसरा ये कि अगर फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो या फिर GERD हो तो आपने 4 वीक्स के लिए PPIs का ट्रायल देना है, और इससे देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट कुछ लोगों में हुई है। फिर हर्बल मेडिसिन लाइक पेपरमिंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ GERD और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया। और कुछ केसेस में जो कि ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी हो तो फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नॉरट्रिप्टाइलिन। और इसकी डोज़ को आप अपने जो पेशेंट का रिस्पांस है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। प्रोकाइनेटिक्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं इन फंक्शनल डिस्पेप्सिया लाइक डोमपेरिडोन या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड। लेकिन जो मेटोक्लोप्रोमाइड है ये हम ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं इस्तेमाल करा सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से टार्डाइव डिस्काइनेजियाज हो सकते हैं। टार्डाइव डिस्काइनेजियाज हो सकते हैं। दूसरा, आपने पेशेंट को ख़ुद ये बताना है कि अपनी एक डायरी रखे, डाइटरी डायरी का ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ वो खाते हैं अगर उसके साथ उसको सिम्टम्स होंगे तो उसने उस चीज़ को अपनी डाइट में से कम कर देना है या फिर रिमूव कर देना है, तो उसका जो डिस्पेप्सिया है वो सेटल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्पेप्सिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।